हेलो गाइस, वेलकम टू योर न्यू वीडियो। यार मेरा नाम है संचित और आज हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कावासाकी Z900 का ओनरशिप रिव्यू। मेरे को ये बाइक चलाते हुए 6 महीने हो गए। मैंने चला ली है ये बाइक 10,000 किलोमीटर 6 महीने में। पहाड़ों पे भी ले गया, हाईवे पे भी चला लिया, गंदी से गंदी रोड हो, अच्छी से अच्छी रोड हो, गुड़गांव में भी भगा लिया, नोएडा भी भगा लिया, ट्रैफिक में भी चला लिया, दिल्ली में चांदनी चौक भी ले गया। तो पूरा सब कुछ कंबाइन करके आपको मैं आज दूंगा इस बाइक का ओनरशिप रिव्यू और मैं आपको बताऊंगा क्या इस बाइक में पॉजिटिव हैं, क्या इस बाइक में नेगेटिव हैं और क्या क्या आपको इस बाइक में इग्नोर करना है और क्या क्या इस बाइक में आपको अच्छा मिलेगा। गिम्बल बहुत तगड़ा होता है, स्टेबल कर देता है ना। चलो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। पता है सबसे बड़ा पॉजिटिव क्या है? वो है ये, या ये कह लो, या ये मतलब ये बाइक खुद, भाई जो अटेंशन ये बाइक ग्रैब करती है ना, अल्टीमेट लेवल ऑफ अटेंशन। लोग अपना काम छोड़ देते हैं। मैंने रोड क्रॉस करते लोगों को सड़क पे खड़े होके सामने से बाइक आ रही है और निहारते हुए देखा है, चाहे ठुक जाएं इस बाइक से, पर लोग रुक जाते हैं बाइक देखने के लिए। सेकेंडली है भाई इस इंजन की पावर। भाई साहब 948 सीसी का इतना गजब पावरफुल इंजन है ना ये। प्लस में एवरेज निकालता है ऑन हाईवे ये 20 से 22 की। अगर आपने मेरी एवरेज वाली डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे वो वीडियो मैं डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देखना। इतनी गजब एवरेज देती है ये। आजकल देखो जो KTM है, अब 250 के आसपास भी जो KTM है वो भी 26-27 का एवरेज देती है। पर वहीं पे ये बाइक अगर आपको 20-22 का एवरेज दे रही है 950 सीसी होने के बावजूद भी, तो आप खुद ही लगा लो भाई, बड़ी बात तो है। और अब उसके बाद आता है इसके पॉजिटिव्स में भाई इसकी सीट। भाई ये सीट इतनी कंफर्टेबल है ना, सीट ना काफ़ी ज़्यादा चौड़ी भी है। इस बाइक पे मैंने सीधा मसूरी से दिल्ली ट्रैवल कर लिया था और पता है मैं थका भी नहीं था, क्योंकि भाई इस बाइक की सीट इतनी कंफर्टेबल है ना, आपकी बम बड़ी हैप्पी रहने वाली है, मैं बता रहा हूँ। और जितनी अच्छी इसकी अगली सीट है उतनी ही बुरी इसकी पिछली सीट है। और ये अंकित भाई जानते हैं, वो ये हंस रहे हैं। और मैंने इसमें पैडिंग भी करवाई है, वो दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद इसका पॉजिटिव है इसका सिटिंग का पोस्चर। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। देखो जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और अपना अपराइट स्टांस है, कोई आपको झुक के नहीं चलाना, कोई एक्स्ट्रा नहीं आपको एफर्ट डालना, कोई ऐसा भी नहीं है कि लीन बैक हो तो आपके हाथ पे ज़ोर पड़ रहा है। बिल्कुल सीधा सीधा स्टांस है, सीधा सीधा आप बाइक चला रहे हो। और इसी स्टांस की वजह से एक और पॉजिटिव भी आता है कि ये इतनी इजी टू मनूवर है ना, क्योंकि हैंडल जो है ना आपके रीच में है। जब आप स्ट्रेट हो, हैंडल आपके रीच में, इसका मतलब आप आराम से लेफ़्ट भी घुमा सकते हो, आराम से राइट भी घुमा सकते हो। और जैसे ये एक नेकेड बाइक है तो लेफ़्ट और राइट भाई सिटीज़ में करने में इसमें इतना आसान होता ना, कंपेयर टू आप दूसरी बाइक्स लगा लो, ZX 10R लगा लो, आपको सारी बॉडी वेट एक तरफ डालना पड़ जाता है। या R15 भी लगा लो तो उसके मुकाबले इसमें जो है ट्रैफिक मनूवर करना काफ़ी आसान हो जाता है। और इसी के बाद इसका अगला पॉजिटिव आता है भाई इसकी फ्रंट ब्रेक्स। इसमें ड्यूल डिस्क है और भाई इसमें आती है कंपनी की तरफ से निसन की ब्रेक्स, और मैंने निसन के ब्रेक पैड डलवा रखे हैं। और इसकी ब्रेक इतनी इफेक्टिव है ना, इतनी इफेक्टिव, इतनी तेज़ भगाने के बावजूद भी कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि बाइक की जो है ना ब्रेक मेरे कंट्रोल से बाहर हो गई। और जितनी अच्छी इसकी अगली ब्रेक है उतनी ही बुरी इसकी पिछली ब्रेक है। उसमें देखो बात क्या है कि ये बाइक ना एक्सेप्शनल नहीं है। हर स्पोर्ट्स बाइक की आपको पिछली ब्रेक जो है वो बहुत ज़्यादा अंडर पावर्ड और बहुत ज़्यादा यूज़लेस लगेगी ही लगेगी। इन बाइकों में जान ही सिर्फ अगली ब्रेकों में होती है रोकने के लिए। अब वहीं इसका अगला पॉजिटिव आता है, मैं दिखाता हूँ। ये छिट्टे आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे जम के बारिश हुई है आज, और मैं बीइंग अ राइडर इसने कोई छींटा नहीं आने दिया मेरे पर। सारा छींटा इसकी पिछली टेल ने जो कंपनी से लगी आती है और इसके इस डिज़ाइन ने सारे के सारे छींटे रोक लिए। हालांकि गंदी काफ़ी हो गई नो डाउट, पर भाई अपना काम तो हो गया ना जो अपने को काम चाहिए था। तो ये तो यार मोटा मोटा थे इसके कुछ पॉजिटिव्स। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव्स के बारे में। और नेगेटिव्स बहुत ज़रूरी हैं आपके कंसिडरेशन में लेने के लिए, क्योंकि बिना नेगेटिव्स देखे अगर आप कोई चीज़ ले लोगे ना, फिर आप उस चीज़ से कभी खुश नहीं रहोगे।
तो इस बाइक के नेगेटिव आपको पता होने बहुत ज़रूरी है। इस बाइक का पहला नेगेटिव है भाई इसकी स्पीड, क्योंकि भाई ये बाइक ना आपकी क्षमता से बहुत तेज़ भाग जाएगी। और बिलीव में, जब आप ये बाइक चला रहे हो, एक चीज़ का हमेशा भरोसा रखना कि आप जितना अच्छा राइडर अपने आप को समझते हो ना, उतने अच्छे राइडर आप नहीं हो। तो बहुत बढ़िया से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करके इसको ना बिल्कुल भगाने मत निकल जाना। क्यों? क्योंकि भाई ये बाइक भागेगी तो बहुत ज़्यादा, पर जो विंड ब्लास्ट आएगा ना, उसके लिए आपके हाथों में जान और बॉडी में स्ट्रेंथ भी बहुत चाहिए, और उसके साथ साथ स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर इतने हवा में ना आपका हेलमेट भी शेक करने लगता है, तो आपका विज़न जो है वो थोड़ा शेकी हो जाता है। तो भाई मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप इसको 230, 235 पर भगाओ। नेकेड बाइक्स आर नॉट मेंट टू बी ड्रिवन अबव 230 और 235 अकॉर्डिंग टू मी, जितना मैंने एक्सपीरियंस करा है इसको, और मैंने अच्छी खासी चलाई है, बहुत भगाई भी है, बड़े जाम में भी चलाई है। सेकंड इसका नेगेटिव आता है भाई इसके ना शॉकर्स। मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये जो शॉकर्स है ना यार, अच्छे तो बहुत हैं। देखो ये शॉकर बना है हाई स्पीड के लिए, पर लो स्पीड में जब आप गड्ढों वगैरह पे जा रहे हो तो ये शॉकर ना अपना एक्सट्रीम हिट कर जाता है, क्योंकि शॉकर है थोड़ा सॉफ्ट। हाई स्पीड पे होने पे शॉकर हो जाता है हार्ड। पर हम इंडिया में हाई स्पीड पे तो चल नहीं रहे हैं, तो अगर ऐसे स्पीड ब्रेकर्स आएंगे ना, ये देखो जैसे यहाँ स्पीड ब्रेकर है, इन स्पीड ब्रेकर्स पे जब आप स्लो निकलते हो ना, तो भाई ये शॉकर अपना मैक्सिमम पोटेंशियल जो है वो हिट कर जाता है। तो काफ़ी आपको देख के चलना पड़ता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि बाइक जो है इसकी नीचे से टच हो जाती है, तो वो आपको भाई काफ़ी ना ध्यान देना पड़ेगा उसका, कि आप अगर ऐसे गड्ढों से निकाल रहे हो थोड़ी स्पीड में निकालो, 30-40 की स्पीड में। और इससे अगला नेगेटिव आता है भाई इसका, ये देखो मैं दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे मेरा पैर है और मैं अगर चला रहा हूँ, तो यहाँ पे ये डिफरेंस देखो कितना कम है एग्जॉस्ट और मेरे पैर के बीच में। अगर मैंने पैर यूँ करा और यहाँ पे रखा, तो भाई साहब यहाँ पे ना गर्म होके ये आपका जूता खा जाएगी सारा का सारा। ऐसा हुआ है, मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ है, वो मेरी बाइक चला रहे थे, उनका सारा जूता ख़त्म हो गया, बिल्कुल पी गई हुई बाइक, जूता सारा पीछे से। क्यों? किस वजह से? क्योंकि यार यहाँ पे ये ऐसा है, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि इसी के साथ ऐसा है। ये मैंने जो एग्जॉस्ट लगवाया उस टाइम पे मेरे को ये चीज़ पता नहीं थी, आपको पता हो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अब इसी के साथ में आता है इसका अगला नेगेटिव जो है इसकी रियर सीट। यार आप ना आगे आओ, मैं दिखाता हूँ कि इसकी सीट का ना साइज़ क्या है। ये देखो मेरा हाथ देख रहे हो, मेरे हाथ जितनी सीट है ये सिर्फ। तो अब आप लगा लो भाई आप यहाँ पे कैसे बैठ पाओगे इतनी एग्रेसिव बाइक पे, जबकि देखो ये सीट कितनी चौड़ी है, इस पे 1, 2, 3 मतलब 3.5 हाथ आ रहे हैं, इसकी इतनी विथ है, और इसकी विथ है कि 1 हाथ आ रहा है सिर्फ। उसके बाद भाई ये सीट इतनी हार्ड है ना, इतनी हार्ड, यहाँ मैंने डबल फोम पैडिंग करा रखी है कि कभी किसी को बिठाना पड़ जाए तो बेचारा मर ना जाए। उसके बाद भी ये सीट पे वो बंदा बैठता है, और बैठते ही सबसे पहले उसके मुंह से निकलती है गाली कि भैया ये कहाँ बैठा दिया। तो ये सीट पे भाई आप किसी को ना बिठाओ। 2 राइडर ये बाइक नहीं है, चाहे इसकी आरसी कहती है पर नहीं है। 1 राइडर ही आप कंफर्टेबली चल सकते हो। अब इस नेगेटिव के साथ साथ यार इस बाइक में ना एक काफ़ी मेजर नेगेटिव है। ये देखो जो इसका क्लच प्लेसमेंट है ना, ये मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आई। देखो अगर मैं ऐसे यूँ चला रहा हूँ, ठीक है बाइक, अब जो क्लच है वो ऑपरेशन उसका यूँ है, ठीक है। मेरा हाथ अगर आप देखोगे, मेरे हाथ की नेचुरल पोजीशन ये है, इसके हिसाब से मेरा हाथ अगर हैंडल पे जा रहा है तो वो इधर होना चाहिए, नीचे, समझ रहे हो। अगर मेरा हाथ अभी हैंडल पे है तो मेरा हाथ यहाँ नीचे होना चाहिए। तो मैं ये अगर दबा रहा हूँ तो ये नेचुरल है, पर इसका क्लच जो है ये ऊपर है। क्लच के लिए मेरे को हाथ ऐसे रखना पड़ रहा है, तो ये जो एंगल बनता है ना, और भाई आप जब यूँ क्लच दबाते हो तो ज़रूरी नहीं है सबके साथ हो, मेरे साथ होता है। ये चीज़ इतनी ज़्यादा दर्द करती है ना क्लच ऑपरेशन में, कि बहुत बार क्लच ऑपरेट करते करते मेरे को कई बार ना बाइक साइड में खड़ी करनी पड़ गई है। क्यों? क्योंकि हाथ का ना, ये है हाथ का नॉर्मल एंगल, और ये है वो एंगल जिस एंगल पे Z900 का क्लच रहता है। तो भाई इसकी वजह से ना इस जगह पे बहुत दर्द होती है, मेरे को तो बहुत होती थी। इस वजह से मैं इस बाइक पे ना लॉन्ग ट्रिप पे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था। क्लच ऑपरेशन जहाँ बीच में आ जाए, नहीं तो क्लच ऑपरेशन नहीं है तो भाई इस बाइक को ना मैं कितने भी किलोमीटर चला सकता हूँ। और भाई एक नेगेटिव आपका ये भी आएगा कि भाई अगर आप इसको जाम में चला रहे हो ना, ये बाइक आपको 1 किलोमीटर की एवरेज भी दे सकती है। क्यों? क्योंकि भाई इसके 4 पिस्टन है, और 4 पिस्टन चलने के लिए तो पेट्रोल लेंगे ही लेंगे, पानी से तो चलेंगे नहीं। अब आप जाम में खड़े हो
तो इस बाइक का मैं एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ आपको इसी बात पे, रुको। आप बताना ये एग्जॉस्ट नोट आपको कैसा लगा। और भाई मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है, पर भाई लोग, जो बंदा पीछे बैठ रहा है, कई बार ना वो इस एग्जॉस्ट नोट से ना थोड़ा परेशान से हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। ड्राइवर के लिए, जो बंदा इसको चला रहा है, उसके लिए इससे बड़ा पॉजिटिव नहीं है इस बाइक में। जो साथ में खड़ा है, जो इसको सुन रहा है, गलती से उसके अगर कान में इसका पटाखा फट गया तो उसके लिए, उसके पास इससे बड़ा नेगेटिव नहीं है इस बाइक के लिए। तो यार ये तो सब्जेक्टिव है, देखो आप जिस तरीके से भी जज करना चाहो। ऑल ओवर भाई इस बाइक को अगर आप ले रहे हो तो इसकी सर्विस कॉस्ट आपको ऑन एवरेज ना 7,000 पड़ने वाली है। मैंने सर्विस कराई थी ऑल अबाउट बाइक से, जिसमें इस इंजन में सिर्फ 3.6 लीटर तो इंजन ऑयल ही डल गया। अब 1,500 रुपये लीटर के हिसाब से 3.6 लीटर मतलब 4 लीटर आपको लेना पड़ेगा। 6,000 का तो इंजन ऑयल हो गया। अब उसमें ऑयल फ़िल्टर चेंज भी होना है, एयर फ़िल्टर क्लीन भी होना है, सब कुछ होना है। तो भाई हर 5,000 किलोमीटर के बाद 7,000 रुपये का फटका ये बाइक आपको मारेगी ही मारेगी। क्यों? क्योंकि भाई ऊंचा पकवान है, ये ऊंचा पकवान वाला सीन है। इसमें आप पैसा दे रहे हो, एक्सपीरियंस खरीद रहे हो, और हर 10,000 किलोमीटर के बाद इसका टायर चेंज होना है। टायर की एवरेज कॉस्ट 13-14,000। हर 15-20 हज़ार किलोमीटर के बाद इसके फ्रंट डिस्क पैड चेंज होने हैं। फ्रंट डिस्क पैड में लगते हैं 2 पेयर, 2 पेयर की कॉस्ट 6,000। तो आप ना यार हिसाब लगाते रहो। और इसी के साथ अगर आपकी किस्मत ख़राब है और अगर ये हेडलाइट ख़राब हो जाती है, भाई साहब ये हेडलाइट का यूनिट ना 90,000 रुपये का है, और ये हेडलाइट रिपेयरेबल नहीं है। मैं बता दूं, कहीं आप सोच रहे हो रिपेयर हो जाएगी, तो भाई अपनी किस्मत का दाव तो ना अपने हाथ में लेके चलना पड़ता है। जब आप ऐसी बाइक ले रहे हो, इसको ख़रीदने से पहले ये हमेशा ध्यान रखना, इस बाइक का जब आप पेमेंट करते हो तो वो शुरुआत है एक जर्नी की। उस जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या रहने वाला है? आपकी जेब से पैसा जो जाएगा और मज़ा जो आपको आएगा। तो भाई आप इस बाइक को तभी ख़रीदो जब आप इस खर्चे को अफोर्ड कर सकते हो। अदरवाइज़ भाई लेके खड़ी करने वाली बात है तो वो तो आप भाई कोई सी भी बाइक लेके खड़ी कर ही सकते हो। ये थी यार पूरी मेरी इस बाइक की ओनरशिप रिव्यू। आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको बाइक कैसी लगी रेड कलर में। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। हैव अ रियली गुड डे अहेड। बाय बाय।